हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्य किरण पाठशाला पे, जहां पर आपको रीट प्री व रीट मेंस 2025 के लिए संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। उसी श्रृंखला में कुछ सब्जेक्ट्स मैं खुद ले रहा हूं, जिसमें इंग्लिश जो लैंग्वेज है भाषा के रूप में आता है रीट प्री के अंदर। तो इंग्लिश लैंग्वेज में चल रहा था टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच, अर्थात अलंकार जो भी है। फिगर ऑफ स्पीच में कुछ मैंने करवा दिए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। प्रीवियस वीडियो में सिमिली मैंने करवा दिया था, मेटाफर मैंने करवा दिया था। इसके अलावा आपके पर्सोनिफिकेशन करवा दिया था। ये तीन जो फिगर ऑफ स्पीच है प्रीवियस वीडियो के अंदर हो गए थे। अब जो हम ले रहे हैं दैट इज एलिट्रेशन। वो क्या है? एलिट्रेशन। अब ध्यान देना, इसको अनुप्रास भी बोल दो, चाहे हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोल दो, ठीक है। इन हिंदी इट इज कॉल्ड अनुप्रास अलंकार। अब एलिट्रेशन है क्या एग्जैक्टली इसको देखना दोस्तों। एलिट्रेशन इज फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स रिपीटिंग द सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द मल्टीपल वर्ड्स। मान लो कुछ कोई सेंटेंस है या फिर एक लाइन है, उसमें कुछ पास पास में एडजॉन्ट कुछ वर्ड्स हैं, उनका जो इनिशियल जो साउंड है, एक शब्द ये है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है मान लो, और इसका जो इनिशियल इनिशियल जो ये जो वर्ड है, इनमें जो इनिशियल साउंड है वो यदि सेम है, पास वाले में पास वाले शब्दों में इनिशियल जो साउंड है वो सेम है, तो वो क्या कहलाता है? आपका एलिट्रेशन कहलाता है। इनिशियल का मतलब शुरुआती जो साउंड है। मान लो पास पास में कोई शब्द है, एक शब्द ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। मान लो दो शब्दों की तुलना करें, तो इसका इस शब्द का जो प्रारंभिक जो उच्चारण है और इस शब्द का जो प्रारंभिक उच्चारण है यदि सेम निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? वो एलिट्रेशन है। वो क्या है भाई? एलिट्रेशन है, ठीक है। यही नहीं, मान लो ये शब्द है और इसको छोड़ के ये वाला शब्द है, और इन दोनों का इनिशियल जो साउंड है वो सेम है, रिपीट हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एलिट्रेशन कहलाता है। अब ध्यान देना, repeating the same sound at the beginning of the multiple words in close proximity। पास पास वाली proximity पे है, आस पास वाली proximity पे, तो अगर उनका जो इनिशियल साउंड है वो सेम है तो दैट इज एलिट्रेशन। अब ध्यान देना, वो साउंड कैसा हो सकता है? इनिशियल जो साउंड है, प्रारंभिक जो साउंड है, साउंड का मतलब समझ रहे हो ना, उच्चारण। साउंड का मतलब या बोल सकते हैं ध्वनि, यानी कि जो प्रारंभिक ध्वनि है, जो पास के शब्दों की जो प्रारंभिक ध्वनि है, वो यदि समान है, समान उच्चारित हो रही है, प्रारंभिक ध्वनि इसकी या प्रारंभिक ध्वनि इसकी समान उच्चारित हो रही है, तो इसका मतलब उस उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन है। अब वो रिपीटेड जो साउंड है, जो रिपीट हो रहा है, जो ध्वनि है, वो क्या हो सकती है? रिपीटेड साउंड कैन बी कॉन्सोनेंट, वो व्यंजन हो सकता है। क्या हो सकता है? व्यंजन। ध्यान देना, इंग्लिश के अंदर, इन इंग्लिश देयर इज अ 44 साउंड्स। वहाँ पे कितने 44 साउंड होते हैं, जिसमें 20 तो होते हैं वोवल साउंड, 20 कितने होते हैं? वोवल साउंड होते हैं, और 24 कितने होते हैं भाई? कॉन्सोनेंट साउंड, जो कि अलग से क्लास लेके आएंगे, उसमें पता होना चाहिए। वैसे वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में आपको एग्जैक्टली वैसे तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, तो वोवल और कॉन्सोनेंट का तो पता होना चाहिए कि कौन से तो स्वर होते हैं। वोवल मतलब स्वर हो गए, और कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन। जैसे हिंदी में ए आ ई ई उ ए आई ओ औ, ये क्या है? स्वर हैं, और रिमेनिंग जो हैं वो क्या है? व्यंजन है। क ख ग घ ढ, ये क्या है? व्यंजन है, ठीक है। तो ये वो ही ध्यान रख लो, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। वैसे
आगे पढ़ेंगे ये तो वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में, साउंड्स के बारे में। तो ध्यान देना, रिपीटेड साउंड कैन बी कॉन्सोनेंट। जो साउंड रिपीट हो रहा है वो कैसा हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। लेकिन ध्यान देना, जो फर्स्ट है, जो शब्दांश है, डिपेंडिंग ऑन वेदर syllables स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट। कोई भी शब्दांश है, शब्दांश बोल दो या इसको उच्चारित इकाई बोल दो। उच्चारित इकाई है वो किससे उसकी शुरुआत होनी चाहिए, व्यंजन से ही। किससे, व्यंजन से ही। तो कुल मिला के आपको दिमाग में ये डालना है कि किसी कोई शब्द है, मान लो किसी लाइन के अंदर ये कोई शब्द है और ये कोई शब्द है और ये कोई शब्द है। ये फर्स्ट वर्ड है, एक सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। ये सेकंड है और ये थर्ड वर्ड है। ठीक है। अब इन शब्दों में देख रहे हैं कि ये जो इनिशियल जो साउंड है किसी वर्ड का और इसका जो इनिशियल साउंड है शुरुआती, ये दोनों का यदि मैच कर रहा है इनिशियल साउंड, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एलिट्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच that involves repeating the same sound at the beginning of the multiple words in close proximity in a sentence, एक सेंटेंस के अंदर। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका, एलिट्रेशन। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, गांव की गोरी का गोरा गोरा गाल। अब गए 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 गए, इसका रिपीटेशन हो रहा है ना, तो ये क्या व्यंजन ही तो है, गांव की गोरी का गोरा गोरा गाल, गए 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 गए, इस तरीके से हिंदी में। तो आप समझ में आ रहा है ना, गांव की गोरी का गोरा गोरा गाल। ऐसे ही इसमें क्या है, सेम है। यदि किसी सेंटेंस में दो पास पास के शब्दों में जो इनिशियल जो साउंड है, जो शुरुआती जो साउंड है, वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और वो साउंड कैसा हो सकता है, या तो वो व्यंजन ही हो सकता है, लगभग व्यंजन ही होता है, लेकिन वो वोवल भी हो सकता है। लेकिन ध्यान देना, उस शब्द की शुरुआत को या शब्दांश, उस शब्द की शुरुआत करने वाला या जो सिलेबल है, दो पास पास के शब्दों में इसका, इस शब्द को शुरुआत करने वाला, इस शब्द को शुरुआत करने वाला जो हिस्सा है, वो किससे शुरू होना चाहिए, व्यंजन से ही। तो कुल मिला के ये दिमाग में डाल लो कि यदि किसी सेंटेंस में दो पास पास वाले शब्दों का जो इनिशियल साउंड है, प्रारंभिक जो साउंड है, वो समान है और वो कैसा है, व्यंजन साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। कैसा साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो एलिट्रेशन है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे इनको, पहले डेफिनेशन के बारे में चर्चा करें। तो देखो, इन शॉर्ट दिमाग में समझने के लिए, बाकी याद तो ऐसे ही रखना है आपको कि एलिट्रेशन क्या है, repeating the same sound at the beginning of the multiple word in close proximity in a sentence। कि मल्टीपल वर्ड मतलब अ, एक से अधिक शब्दों का जो इनिशियल साउंड है, यदि वो आस-पास के शब्दों में समान है, तो वो क्या है, एलिट्रेशन है। वहाँ क्या है, रिपीटेड साउंड कैसा हो सकता है, कॉन्सोनेंट। या फिर ऐसे बोल सकते हो, रिपीट repeating of the consonant repeating of the repeating the same sound at the beginning of the multiple words in close proximity in a sentence। ठीक है, दैट इज एलिट्रेशन। रिपीटेड साउंड कैन बी कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये ही याद रखना, कॉन्सोनेंट होता है मतलब व्यंजन होता है। कैसा होता है, व्यंजन होता है। क्योंकि वोवल भी होता है, लेकिन उसकी शुरुआत करने वाला जो शब्दांश है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए। तो दिमाग में ये डाल लो ना कि भाई शुरुआत करने वाले या दो शब्द हैं किसी लाइन, मतलब सेंटेंस को, सेंटेंस में है, पास-पास में 2 शब्द हैं और उनको शुरुआत करने वाला जो साउंड है, वो कैसा है, समान है और वो क्या है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो दैट इज़ अलिटरेशन। वो क्या है आपका, अनुप्रास अलंकार। अब ध्यान देना इसमें, एक
इसकी विशेषता है भाई एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन में क्या होता है, टंग ट्विस्टर, इसको टंग ट्विस्टर ट्विस्टर भी कहा जाता है, टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टिंग अकर्स, टंग ट्विस्टिंग अकर्स इन एलिट्रेशन। ट्विस्टिंग कर दो, यानी टंग ट्विस्टिंग अकर्स इन एलिट्रेशन, अनुप्रास में टंग ट्विस्टिंग होती है। टंग ट्विस्टिंग का मतलब होता है भाई मतलब जीभ का मतलब बाधित होना, जीभ का बाधित होना, ट्विस्ट करना, बार बार ट्विस्ट करती है। जैसे गांव की गोरी का गोरा गोरा गाल ग ग ग ग है, तो ऐसे क्या बीच में मतलब जीभ क्या है, अवरोध आता है। तो बताओ वह कौन सा अलंकार है जिसमें टंग ट्विस्टर होता है, वह कौन सा अलंकार है जिसमें टंग ट्विस्टर होता है? हाँ, विच इज दैट, वो है एलिट्रेशन। वो क्या है भाई, एलिट्रेशन है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सीधा ही पूछ जाता है कि इन विच फिगर ऑफ स्पीच टंग टंग ट्विस्टिंग अकर्स। तो ऑप्शन दे देगा आपको सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन। तो आंसर क्या होगा आपका, एलिट्रेशन। टंग यानी जीभ, और जीभ क्या वहां बाधित होती है, बार बार इनिशियल साउंड रिपीट होता है, या दो शब्दों का इनिशियल साउंड रिपीट होता है बार बार, तो टंग में क्या ट्विस्टिंग होती है। ठीक है, अब ध्यान देना इसका अदर नेम भी है, अन्य नाम भी है इसका, ध्यान देना। हेड राइम भी बोला जाता है, ध्यान देना इसको, हेड राइम। राइम का मतलब क्या होता है, तुकबंदी। तुकबंदी, राइम का मतलब क्या होता है, तुकबंदी। ठीक है, लय, लय बोल दो। तो एक हेड राइम के रूप में कौन सा अलंकार जाना जाता है, विच विच फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एज ए हेड राइम। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है, तो वो क्या है, एलिट्रेशन। विच इज दैट, एलिट्रेशन। हेड राइम के रूप में, हेड राइम, राइम का मतलब होता है तुकबंदी, हेड यानी मुख्य, एक मुख्य राइम या तुकबंदी के रूप में किसे जाना जाता है, एलिट्रेशन को। या इसको इनिशियल राइम भी बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है, इनिशियल नाम राइम, शुरुआती राइम। क्योंकि शुरुआती राइम क्या है, क्योंकि इसमें एलिट्रेशन में क्या होता है कि दो शब्द हैं, उनका जो शुरुआती जो साउंड है वो समान होता है, तभी तो क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। और ये ज्यादातर क्या होता है, कॉन्सोनेंट ही होता है, या कॉन्सोनेंट से इसकी शुरुआत होती है, कॉन्सोनेंट से इसकी शुरुआत होती है, अर्थात व्यंजन से। ठीक है, तो इसमें व्यंजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि दो, एक किसी सेंटेंस के अंदर दो पास पास वाले शब्द, और जिन शब्दों का शुरुआती उच्चारण क्या है, समान है, और व्यंजन से शुरू है, किससे, व्यंजन से, कॉन्सोनेंट से, तो वो क्या है, कुल मिलाकर एलिट्रेशन है। अब देखो, ये तो आपको याद ही रखना है कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच को टंग ट्विस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। टंग ट्विस्टर का मतलब जीभ बाधित होती है इसको बोलने में। राइम तो है ये, राइम क्यों है, क्योंकि ध्यान देना, हेड राइम के रूप में, क्योंकि अगर कविता के रूप में कुछ याद करें तो इजीली याद हो जाता है, तो तुकबंदी में काम में आता है। ये क्या, एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, या इनिशियल राइम के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे इसके एग्जांपल्स करते हैं। तो आपके सामने है दोस्तों एलिट्रेशन के एग्जांपल्स। अब मैंने क्या बोला था कि रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, एट द बिगिनिंग ऑफ द मल्टीपल वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब ध्यान देना, इस एग्जांपल को पढ़ना, वो कैसा होना चाहिए, जो साउंड, इनिशियल साउंड की बात कर रहा हूँ, इसीलिए इसको इनिशियल राइम बोला जाता है। इनिशियल यानी प्रारंभिक साउंड की बात करें, किसी सेंटेंस में कोई पास पास में कोई दो शब्द हैं, और उसका जो प्रारंभिक शब्दों का जो प्रारंभिक उच्चारण है वो क्या है, समान है,
और वो कैसा साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, मतलब उसका शुरुआती साउंड कैसा लग रहा है आपको, व्यंजन लग रहा है, कैसा लग रहा है, व्यंजन। तो ये तो पता होना चाहिए, कै खे गै घै डै, इस तरीके से ये क्या है, सारे के सारे व्यंजन है। इनमें से कोई उच्चारण आ रहा है वहां पे, तो वो क्या कहलाएगा आपका, एलिट्रेशन या अनुप्रास का एग्जाम्पल है। अब देखो इसमें, फेयर इज फाउल, फै, फेयर, फेयर इज फाउल, फै, एंड फाउल इज फै, एंड फेयर। ठीक है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, फै फै फै। ठीक है, फे, फे, हालांकि इसके साथ क्या आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट साउंड को देखा जाता है, इसके साथ फे ए, फा आ, फाउल, फा आ, फेयर ए। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि आपको इनिशियल साउंड देखना है पास पास के शब्दों में, अगर वो क्या क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, तो वो क्या है, एलिट्रेशन है, ये माइंड में डाल लेना। तो फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये क्या है, फे कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब ये क्या है, एलिट्रेशन है। और एक तरह से राइम भी बन गई ना, फै 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 फै, तुकबंदी, तुकबंदी बन गई। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एलिट्रेशन को हेड राइम या इनिशियल राइम भी कहा जाता है। और फै फै का रिपीटेशन होने से टंग में ट्विस्टिंग भी होती है, टंग में क्या है, बाधा भी उत्पन्न होती है, इसीलिए एलिट्रेशन को टंग ट्विस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, फेयर इज फाउल, जो सही है वो गलत है, और जो गलत है वो सही है। ठीक है, इस तरीके से। सेकंड एग्जांपल देखो, राउंड एंड राउंड, द रस्ट रॉक, द रेज्ड रास्कल रेन। अब ध्यान देना, राउंड, र, राउंड, राउंड एंड राउंड, यहां तो सीधा का सीधा ही शब्द का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, ये अदर्स में आता है, यहाँ पे नहीं दे रखा आपके, तो आपको एलिट्रेशन ही देखना है यहाँ पे। तो रे, राउंड, रे, राउंड, द रज्ड, रे, रॉक, रेज्ड, रास्कल। तो अगर एक से अधिक दो शब्दों में भी ऐसा हो रहा है, ठीक है, और इनिशियल जो साउंड है, इनिशियल जो सेलेबल है वो साउंड कर रहे हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है, यानी कि इनिशियल, यानी इनिशियल मतलब जो प्रारंभिक सेलेबल है, मतलब शब्दांश है, वो क्या, दो शब्दों, दो अलग अलग शब्दों में, जो शब्द पास में है सेंटेंस में, और वो कॉन्सोनेंट साउंड करे, तो वो क्या है, एलिट्रेशन है। अब देख लो, राउंड एंड राउंड, द रस्ड रॉक, द रेज रास्कल रन, गोल और उबड़ खाबड़ जो चट्टान है, जो दुष्ट हैं वहां से भग गए, यानी के इर्द गिर्द दुष्ट वहां से भग गए। ठीक है, राउंड एंड राउंड, गोल गोल, रस्ड रॉक जो उबड़ खाबड़ हैं, द रस्ड रास्कल जो दुष्ट हैं वो वहां से भग गए। अब ध्यान देना थर्ड, अब इसको देखना, द लवलीस्ट, लवलीस्ट लेडी ऑफ द लैंड, द लवलीस्ट लेडी ऑफ द लैंड ऑफ माई हार्ट इज। अब ध्यान देना कि द लवलीस्ट लेडी, जो सबसे प्यारी लेडी है, जो मेरे दिल का जो लैंड है, मतलब जमीन है, उसकी कौन है। तो किसी का जो भी आप कमेंट बॉक्स में डालना, जैसे माय वाइफ, कोई मदर डालेगा, कोई कुछ डालेगा, नाम भी डाल सकते हो। तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, इसको फिल करना है। ठीक है, कि आपके लिए क्या है, हु इज द लवलीस्ट लेडी ऑफ द लैंड ऑफ योर हार्ट, हु इज दैट important lady। ठीक है, you will have to write the name of that particular lady in a comment box, you know। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, कोई बात नहीं। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम सीख रहे हैं एलिट्रेशन। तो द लवलीस्ट लेडी ऑफ द लैंड ऑफ माई हार्ट इज माई वाइफ, या मदर, या वॉट एवर जो भी है आप डालना चाहो उस तरीके से। तो देखो, द लवलीस्ट लेडी, ले, लेडी, ले, लैंड, ले। ठीक है, तो ध्यान देना,
ये क्या है? 3 शब्द या 2 भी आ जाते तो भी अलिटरेशन ही होता। तो 3 शब्द पास-पास में इनका इनिशियल साउंड क्या कॉन्सोनेंट हो रहा है? कॉन्सोनेंट है? व्यंजन है? तो इसका मतलब ये क्या है? अलिटरेशन है। क्या है भाई? अलिटरेशन है। तो किसी सेंटेंस में 2 पास-पास के शब्दों में जो शब्द की शुरुआत करने वाला जो साउंड है, उच्चारण है, यदि वो कॉन्सोनेंट है और वो सिमिलर है 2 पास-पास वाले शब्दों में, तो वो क्या है? अलिटरेशन है। क्या है? अलिटरेशन है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल्स है और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल सीधा आपको पोएम वगैरह इनमें से उठा के देते हैं और ये अलिटरेशन बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है तुकबंदी में। और आप ध्यान देना आजकल तो इसका अलिटरेशन का है ना ब्रांड वैल्यू के रूप में भी अ, जैसे डंकन डोनाल्ड डीडी, डंकन डोनाल्ड्स, पेपल, 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 पे पे, डंकन डोनाल्ड। तो इनको क्या है कि तुकबंदी है, तो तुकबंदी का कॉमर्शियल पर्पज़ से भी काम में लिया जाता है लिटरेशन को बहुत ज़्यादा। तो ये एक है कि व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज़ जनरली यूज्ड in the name of the brand commercially. What is that? That is mostly alliteration. वो क्या है? Alliteration ही है। ठीक है? और इसका ज़रूर द लवलीएस्ट लेडी ऑफ द लैंड ऑफ माय हार्ट इज़ और यहाँ पे जो खाली स्थान था यू विल हैव टू फिल इन अ कमेंट बॉक्स। ठीक है? इस वीडियो के बिलो में आपको लिखना है। जो भी है, नाम लिख देना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन पढ़ते हैं हम एज़ोनेंस। अब हम बात कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच में नेक्स्ट वन है एज़ोनेंस। किसकी चर्चा करें? एज़ोनेंस की। भाई एज़ोनेंस एग्ज़ैक्टली क्या है? जिसे हिंदी में स्वर साम्य कहा जाता है। तो इस शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि इसका सीधा संबंध स्वर से होगा, ओवल। एलिट्रेशन का किससे था? कॉन्सोनेंट से। लेकिन ध्यान देना, एलिट्रेशन का माइंड में रखना कि कॉन्सोनेंट से था कि शुरुआती जो शब्द है जो पास-पास के जो शब्द हैं किसी सेंटेंस में जिनका शुरुआती उच्चारण यदि व्यंजन से शुरू हो रहा है, शुरुआती इनिशियल साउंड वहाँ शुरुआती उच्चारण था और वो समान है 2 पास-पास के शब्दों में, आस-पास के शब्दों में, तो वो क्या है? एलिट्रेशन है। और वो क्या है? कॉन्सोनेंट होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, तो वो क्या है? एलिट्रेशन है। और यहाँ पे बात हो रही है स्वर की। ये क्या है? एजोनेंस का मतलब क्या है? स्वर साम्य, स्वरों में समानता। स्वर साम्य का मतलब क्या है? स्वरों का जो उच्चारण होगा वो समान है। तो स्वर साम्य का मतलब स्वरों के उच्चारण में समानता। ठीक है? तो ध्यान देना ये यही है सीधा इसके शब्द से ही पता चल रहा है एजोनेंस स्वर साम्य। स्वर के जो पास-पास के 2 शब्द हैं उनमें उनमें क्या है? जो स्वर दे रखे हैं अगर उनके उच्चारण में क्या है? समानता है, तो वो क्या है? एजोनेंस है। बस सीधी-सी बात है। लेकिन यहाँ ये नहीं देखना, इनिशियल नहीं देखना, प्रारंभिक उच्चारण नहीं देखना। यहाँ प्रारंभिक की तो बात ही नहीं हो रही। देखो इधर, द इफेक्ट क्रिएटेड ये जो एजोनेंस कब क्रिएट होता है? द इफेक्ट क्रिएटेड व्हेन 2 सिलेबल्स दो जो शब्दांश है या उच्चारण इकाई है इन वर्ड्स व्हेन 2 सिलेबल्स यानी 2 शब्दांश इन वर्ड्स जो शब्दों के अंदर जो अलग-अलग शब्द हैं उनमें 2 क्या हैं? सिलेबल्स हैं मतलब शब्दांश हैं दैट आर क्लोज टुगेदर जो कि पास-पास में हैं, हैव द सेम वोवल साउंड जो कि उनका जो उच्चारण है वो कैसा है? स्वर जो उच्चारण है समान है लेकिन कैसा है? स्वर वाला, वोवल वाला उच्चारण क्या है? समान होना चाहिए। दोनों का वोवल का उच्चारण क्या है? समान होना चाहिए। बट डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड लेकिन जो व्यंजन का जो उच्चारण है उनमें वो क्या है? अलग होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा आपका? एजोनेंस। यहाँ पे सिर्फ़ 2 शब्द हैं, किसी सेंटेंस में 2 पास-पास के शब्द हैं, उनमें क्या होना चाहिए?
कि जो शब्दांश है, कोई भी शब्दांश है, यहाँ इनिशियल नहीं बोला, कोई बीच में भी हो सकता है, ठीक है? अंत में भी हो सकता है, यानी शब्द का अंत हो सकता है, बीच हो सकता है, इनिशियल नहीं। इनिशियल राइम किसे कहा जाता है? एलिट्रेशन को केवल। मैंने लिखवाया था इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक। यहाँ यानी कि किसी शब्द का प्रारंभ किसी शब्द का जो प्रारंभिक उच्चारण है, 2 अलग-अलग शब्दों में वो समान है तो वो एलिट्रेशन होगा। लेकिन यहाँ प्रारंभिक उच्चारण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। प्रारंभिक शब्दांश के उच्चारण की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं कि शब्द में पास-पास कोई शब्द हैं और जिनमें कोई भी सिलेबल चाहे बीच में हो, शब्द के बीच में हो, चाहे शब्द के अंत में हो, यदि वो सेम वोवल साउंड करते हैं, तो वो क्या है? एजोनेंस। अब देखो एग्जांपल के तौर पे, ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी एग्जांपल से। माय डियर कम नियर मी। माय डियर, 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 ईयर, 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 ये क्या है? वोवल है, डिप्थोंग है ना? साउंड पढ़ेंगे, साउंड का वीडियो आएगा, तो वहाँ पे बताऊँगा। जैसे वोवल है 20 है, उसमें मोनोथोंग्स कितने होते हैं? मोनोथोंग्स होते हैं 12, डिप्थोंग्स कितने होते हैं? 8, इस तरीके से। तो मोनोथोंग, डिप्थोंग्स, प्योर वोवल, ग्लाइड वोवल्स वहाँ डिस्कस करेंगे वो चीज़ें। तो वोवल का मतलब स्वर है, ये तो पता ही ना, ए, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है? वोवल है। यहाँ तक ये चीज़ें तो पता ही है आप लोगों को। तो ध्यान देना, माय डियर कम है, कम यहाँ पे है। तो यहाँ पे तो देखो डे साउंड कर रहा है, डिफरेंट, डे, डियर कम है, नियर, नए, ई है। तो ध्यान देना इधर, नियर मी विदाउट फियर, फायर ई है। तो इनको समझो, ये सेंटेंस है। अब ध्यान देना, अगर ये इनिशियल शब्द हैं, जैसे यहाँ पे ड है, यहाँ पे न है, वहाँ पे फ है, ये अलग-अलग क्या है? व्यंजन है, अलग-अलग व्यंजन है। इसका मतलब एलिट्रेशन तो नहीं है, एलिट्रेशन में क्या होना चाहिए? पास-पास के शब्दों में जो प्रारंभिक जो शब्दांश है, सिलेबल है, उसका अगर साउंड समान है, कॉन्सोनेंट साउंड जो समान है, तो वो एलिट्रेशन है। मैंने पहले आपको बता ही दिया, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्या समान होना चाहिए? वोवल, सेम वोवल साउंड, जो कि प्रारंभ में नहीं, प्रारंभ को छोड़ के चाहे बीच में हो चाहे अंत में हो, ये याद रखना, ठीक है? तो देख लो, ये द इफेक्ट क्रिएटेड व्हेन टू सिलेबल्स यानी शब्दांश इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर हैव द सेम वोवल साउंड, ठीक है? समान स्वर जो उच्चारण है, साउंड है, ध्वनि है, समान स्वर जो ध्वनि है वो होनी चाहिए, बट डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन जो व्यंजन जो ध्वनि है वो अलग-अलग होनी चाहिए। तो स्वर की ध्वनि तो समान होनी चाहिए और व्यंजन की, तो देखो ई है, माय डियर ई है, और यहाँ पे नियर ई है, फियर ई है, ये क्या है भाई? समान है ना? दीज आर द सेम। इसीलिए सेंटेंस में क्या है? स्वर साम्य है, यानी कि स्वर का जो उच्चारण है वो समान है। इस सेंटेंस में स्वर का उच्चारण क्या है? समान है। माय डियर कम नियर मी, मेरे प्रिय मेरे पास में आओ बिना डरे हुए, मेरे प्रिय मेरे पास में आओ बिना डरे हुए। तो माय डियर कम नियर मी विदाउट फियर। समझ में आ गया? तो ये क्या है? स्वर साम्य। तो घबराने वाली बात नहीं है। सेकंड देखो, अ स्टिच, और बट डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड तो अलग अलग है ना, डे, ने, फे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको इतना ही याद रखना, अगर दो पास पास के जो शब्द हैं उनके अंदर यदि देखा जाए, अगर सेम वोवल साउंड निकल रहा है, सेम वोवल साउंड निकल रहा है, तो वो क्या है? एजोनेंस है। एलिट्रेशन क्या है? अगर दो पास पास के शब्द है और उनका जो शुरुआती जो सिलेबल है, शब्दांश है, उनका
सेम साउंड निकल रहा है बट वो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, मतलब व्यंजन होना चाहिए, तो मतलब वो क्या है? एलिट्रेशन। ठीक है, यही तो अंतर है। ये देखो, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, स्टिच, टी ई इन टाइम, आई, टाइम, टाइम आई, सेव्स 9, 9 आई, ठीक है। और स्टिच इन टाइम सेव्स 9, आई आई का साउंड आ रहा है तो ये पास पास में देख लो, यहाँ पे ट है इनिशियल, और यहाँ पे न है। ये क्या अलग अलग है? कॉन्सोनेंट, डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन ध्यान देना स्वर क्या है? समान है। आई आई, स्वर क्या है? समान है, इसका मतलब ये क्या है? एजोनेंस हो गया। इधर देख लो, इन, ई, और यहाँ क्या है? ई स्टिच, तो ये भी क्या हो गया? एक तरह से स्वर सामय हो गया। तो स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी समय पे जो भी काम किया जाता है वो बहुत फायदेमंद होता है, इसका मतलब इट इज जस्ट लाइक अ इडियोमेटिक सेंटेंस। ये भी एक तरीके से इडियोमेटिक है, मुहावरा वाला सेंटेंस है। तो इसका हिडन मीनिंग है कि समय पे किया गया जो छोटा सारा भी होता है वो बहुत कुछ बचा लेता है, इस तरीके से। तो ये समझ में आ गया होगा एजोनेंस क्या है, व्हाट इज द मीन बाय एजोनेंस एग्जैक्टली। डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स, हाउ, ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, होप यू गॉट, आपको समझ में आ गया होगा। और इफ यू फोकस on all classes, definitely you will be able to, you will be able to score more than, you just think. Actually out of 30, so you will you can score near about 30, near around 30 if you uh, join me, if you uh, join the classes continuously, then it will works on definitely. So hope you अंडरस्टैंड व्हाट आई से टू यू, मैं क्या कहता हूँ आपको। तो ये आपका ये हो गया। नेक्स्ट वन पढ़ेंगे हम राइम अभी। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं राइम की। राइम, व्हाट इज द मीन बाय राइम? राइम एग्जैक्टली होता क्या है, ध्यान देना। जिसको तुकबंदी भी कहा जाता है, तुकबंदी, ठीक है, तुकबंदी। और ज्यादातर आपको राइम पॉइम्स में देखी जाती है। राइम, राइम पॉइम्स में होती है, कविताओं के अंदर। तो राइम होता क्या है? एक तरह से तुकबंदी। ध्यान देना, राइम इज अ रिपीटेशन ऑफ सेम अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स। ध्यान देना, राइम क्या है? रिपीटेशन, पुनरावृत्ति है। किनकी, किसकी पुनरावृत्ति है? सेम अरेंजमेंट्स, मतलब अरेंजमेंट्स का मतलब क्या होता है? वोवल का अरेंजमेंट हो समान, यानी कि समान वोवल हो, या फिर समान क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। और कहाँ पर हो? एट द एंड ऑफ द लाइन्स। जो कविता की जो लाइन्स होती हैं, या किसी बोल सकते हैं किसी पद की जो लाइन होती है, या किसी श्लोक की जो लाइन होती है, उसका जो एंड होता है, यानी कि लास्ट वाला जो पार्ट होता है, किसी भी वाक्य का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, उसको देखा जाता है। लेकिन हर लाइन को नहीं देखा जाता, वहां पे किसको देखा जाता है? श्लोक को देखा जाता है, या छंद को देखा जाता है। तो छंद या श्लोक का जो लास्ट जो वर्ड है उसको देखा जाता है, या सेंटेंस के लास्ट वर्ड को देखा जाता है कि वो अगर कैसा साउंड कर रहा है, कि some arrangement of vowels and consonant at the lines, or sometimes in the middle of the lines in poetry। कभी कभी ये बीच में भी होता है, sometimes in middle of the lines of the poetry। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो इसको, ये है, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ये एक पद है, ठीक है, ये कोई दूसरा पद है, ठीक। कविताओं में पद होते हैं ना, इस तरीके से। तो ये कोई वाक्य है, ये कोई वाक्य है,
जैसे फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन। अब यहाँ पे देखा जाता है लास्ट वाला शब्द, ये ध्यान देना। लास्ट वाला जो एट द एंड ऑफ द लाइन होता है, वो शब्द देखा जाता है और वहाँ पे शब्द में क्या है, किस प्रकार का साउंड आ रहा है। वोवल साउंड आ रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। वो देखना होता है कि पास के जो पद हैं, अगर उनमें ये वाला, जिसमें ये मान लो इसमें इस प्रकार का एक की ध्वनि आई और मान लो यहाँ पर भी एक की ध्वनि आ गई, इसका मतलब ये पास वाले जो पद हैं, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, समान हो गया। तो एक तरह से ये क्या होगी, तुकबंदी होगी। ये क्या होगी, तुकबंदी होगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ध्यान देना, पोएम्स के अंदर ऐसा होता है कि राइम इज द रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति ऑफ द सेम अरेंजमेंट्स ऑफ वोवल्स। यहाँ पे कोई स्वर भी हो सकता है, यानी कि पद का लास्ट वाला जो वर्ड है, शब्द है या सिलेबल है, उसका साउंड, एंडिंग साउंड देखते हैं, वो वोवल भी हो सकता है और कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये मोस्टली क्या होता है, एट द एंड ऑफ लाइन ही होता है, लेकिन कभी कभार होता है समटाइम्स इन द मिडिल ऑफ द लाइन्स ऑफ पोइट्री, यानी कविता के जो लाइन्स होती है उसकी मिडिल में भी, यानी बीच में भी, लाइन के बीच वाली स्थिति भी इस प्रकार से हो जाती है कभी कभी। लेकिन मोस्टली क्या होता है, आपको जो एग्जाम में देखना है, एग्जाम में जो भी आपके एग्जांपल्स आएंगे राइम के रिगार्डिंग या राइम स्कीम के, तो आपको क्या देखना है, कोई भी आपको पोइट्री दे तो उसके लाइन का लास्ट क्या देखना है, आपको वर्ड देखना है और उस वर्ड के अंदर जो सिलेबल है उसका साउंड देखना है कि कैसा साउंड आ रहा है। अगर दो लाइन का सेम साउंड आ रहा है तो उसको क्या समान मानते हैं, क्या मानते हैं भाई, सेम मानते हैं। ठीक है, समान मानते हैं, वो एक तरह से तुकबंदी होगी, राइम बन गई, इसीलिए उसको राइम बोल देते हैं। तो राइम क्या है, हमने पता है आपको कि रिपीटेशन ऑफ द सेम अरेंजमेंट ऑफ वोवल और अ कॉन्सोनेंट एट द एंड ऑफ अ लाइन ऑफ अ पोइम या पोएट्री या और वर्स, किसी छंद या पद। देखो इन शॉर्ट बोल सकते हैं ना इसको, इन शॉर्ट, छोटे शब्दों में बोल सकते, इट इज अ सिमिलरिटी ऑफ अ साउंड, यानी कि जो उच्चारण है उनमें समानता होती है। ठीक है, उच्चारण में समानता होनी चाहिए। और द लास्ट वर्ड, जो लास्ट वर्ड होता है ना, अंतिम शब्द ऑफ लाइन, किसी भी लाइन का जो साफ लास्ट वर्ड होता है, किसी भी लाइन का लास्ट वर्ड होता है, उनके साउंड में यदि सिमिलरिटी है तो वो क्या है, एक तरह से तुकबंदी है, राइम है। वो क्या है भैया, एक तरह से राइम है, तुकबंदी है ऑफ अ वर्ड्स। तो इसको श्लोक बोल दो, छंद बोल दो, पद बोल दो। वर्ड्स का मतलब क्या है, किसी पद या छंद में जो लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है, लाइन का जो अंतिम वर्ड होता है, अगर उसके उच्चारण में साउंड में समानता है तो इसका मतलब वो क्या है, राइम है। वो क्या है, राइम है। समझ में आ गया ना, वो क्या है, राइम है। तो यहाँ पे लास्ट वर्ड देखना होता है। पोइट्री लंबी होती है, उसमें किसी वर्ड्स या पद का लास्ट लाइन देखेंगे और लास्ट वर्ड देखेंगे, और किसी दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड देखेंगे, और दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, समानता है, उनके जो एंडिंग, जो सिलेबल का साउंड में समानता है, लास्ट वाला जो वर्ड दे रखा है उसके एंडिंग वाला अगर सिमिलरिटी है इस तरीके से, या शब्द में साउंड की सिमिलरिटी है लास्ट एंडिंग वर्ड में, तो वो क्या है, एक तरह से राइम है। वो क्या है भाई, राइम है। तो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से और देखेंगे अभी। अब देखिए दोस्तों, आपको राइम स्कीम के बारे में एग्जाम में एक दो प्रश्न पूछते हैं। राइम स्कीम के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। तो राइम स्कीम क्या होती है, ध्यान देना। द राइम स्कीम ऑफ अ पोइम प्लेज अ पार्ट इन क्रिएटिंग इमोशनल म्यूजिकल एंड रिदमिक इफेक्ट। यानी कि राइम स्कीम क्या होती है, किसी पोइम के अंदर कैसा पार्ट या कैसा रोल अदा करती है राइम स्कीम, यानी जिसको बोल सकते हैं या तुकबंदी, एक तरीका, तुकबंदी जो तरीका है
वो क्या करता है किसी पोएम में कैसा रोल प्ले करता है कि वो क्रिएट करता है पोएम के अंदर, कविता के अंदर इमोशनल यानी भावात्मक, म्यूजिकल संगीतमय एंड रिदमिक ताल में जो जिसमें ताल होता है, वो प्रभाव डालता है या उसको क्रिएट करता है उस प्रभाव को। तो राइम स्कीम क्या करता है किसी भी पोएम में संवेगात्मक या संगीतमय या जो लयबद्ध जो प्रभाव है वो डालता है। तो ये क्या है राइम स्कीम। अब देखो आपको एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा, जैसे इनको ऐसे दिया गया है कि मान लो आपने फर्स्ट लाइन देखी यहाँ पे ए शब्द आ रहा है तो इसको आपने ए नाम दे दिया और यहाँ पे आ रहा है डे, डे शब्द आ रहा है यहाँ पे, इस वाले शब्द में डे आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है डे, तो आपने इसको बी नाम दिया। ऐसे ही आपको पैटर्न बनाना होगा। फिर ये आप यहाँ आए वापस यहाँ पे ए शब्द आ गया, ए शब्द आते ही ये समान है ना, तो इसको क्या दिया था ए, तो इसको भी हम वापस ए दे देंगे। अब ध्यान देना ये यहाँ पे कै आ गया मान लो यहाँ पे, तो कै कहीं पे भी नहीं है तो ए, ये बी है ये ए है, तो बी के बाद में क्या आता है सी। अब आपको ये पूछ ले इस कविता का राइम स्कीम क्या है, तो राइम स्कीम क्या होगा आपके सामने ए बी ए सी, ऐसे आपको ऑप्शन में मिलेगा। ऐसे इस तरीके से ए बी ए सी, इस तरीके से आपको वहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा। ये क्या है एक तरह से राइम स्कीम है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आपको राइम स्कीम का एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको एक प्रश्न करवाता हूँ और ये बहुत इजी है, आपको सीधा देखना है लास्ट वाला शब्द और वहाँ पे ए बी सी जो भी है साउंड के अकॉर्डिंग आप उनका मतलब अल्फ़ाबेटिक स्मॉल लेटर में आपको देना है। सेम आ रहा है तो सेम देना है, अलग आ रहा है तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट देनी है, बस यही है। अब देखिए दोस्तों, आपको इस पोएम के अंदर राइम स्कीम देखनी है और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, ये इस तरीके से पोएम दे देंगे वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर और ऐसे ऑप्शन आ जाएगा कि अ, चूज़ द एप्रोप्रिएट राइम स्कीम ऑफ द पर्टिकुलर पोएम, या इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो क्या है? ऑप्शन दे देगा आपको ए, बी, सी, डी, ठीक है? इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा। अब आपको क्या देखना है, मैंने क्या बोला था? रिपिटिशन, इन शॉर्ट क्या बोला था कि आपको सिमिलरिटी सिमिलरिटी ऑफ द साउंड एट द एंड ऑफ द लाइन इज़ कॉल्ड राइम, ठीक है? यही बोला था ना? अब मैंने बोला अगर सिमिलरिटी है या किस तरीके से, तो आपको क्या देखना है, ये पोएम है, इसका लास्ट वर्ड देखते जाना है। पूरी पोएम पढ़ो तो पढ़ो, पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं, इतना पढ़ने का टाइम भी नहीं होता है आपके पास में एग्ज़ाम के दौरान। आपको लास्ट वाला ये देखना होता है, देखो ये शब्द देखने होते हैं। रिवर, रिवर, अर, अर, रिवर, अर, लास्ट साउंड आ रहा है अर, रिवर, ओशियन, अन, ओशियन, यहाँ पे सिया, रिवर, रिवर, ओशिया, ईयर, ई अ, ओसी है, ओशियन, मिड में भी हो सकता है या नहीं, ईयन, अन, फॉरएवर, अर, सिंगल नहीं, इमोशन, अन, इमोशन, अन, ठीक है देखते हैं अभी। ओशियन, अन हो गया, इनमें से फिफ्थ ऑप्शन दे दिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आपको चूज करना, फिफ्थ ऑप्शन भी तो होता है ना इस तरीके से, तो हालांकि नहीं होता रीट में, तो फिर भी तो देख लो इसमें रिवर, ओशियन। अब ये आपने साउंड देखना है, रिवर, अर्थ,
रिवर, इसको ए दे दिया, यहाँ क्या दे दिया ए। ओशियन, ई नए अलग ही साउंड निकल रहा है तो एक की तरह तो है नहीं। और ओशियन, लास्ट में अन, ओशियन, अन, सियन, ऐसा साउंड निकल रहा है इसमें। रिवर, अर, तो ये अलग अलग है। फॉर एवर, अर, ये सेम निकल रहा है इसकी तरह, रिवर की तरह, तो इसको क्या दिया था ए। अल्फाबेटिक चलना है आपको। इमोशन, अन, तो ध्यान देना इमोशन, विद अ स्वीट इमोशन, अन, तो ये वापस क्या आ गया आपका ए आ गया। इमोशन अन आ गया ना, सॉरी, ओशियन, इमोशन, इयन, इमोशन, सिंगल, नहीं सॉरी, ए थोड़ी है ये, अर है ना, तो ओशियन बी, ओशियन। वर्ड इज सिंगल, तो सिंगल, सिंगल, पूरा शब्द देखना पड़ता है, जैसे रिवर, ईयर, रिवर, और ओशियन, ईयन, इमोशन, यहाँ से यहाँ ईयन है, ई एन है। ठीक है, फॉरएवर। तो देखते जाना इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सन आ गया ना, अन, अब देखना ओशियन, तो अन ही आ रहा है तो बी दे दिया। इमोशन, अन आ रहा है तो बी दे दिया। सिंगल, अल, डिवाइन, तो सिंगल, अल, सिंगल, तो इस तरीके से किसी में साउंड सेट नहीं हो रहा ना, तो बी तक आ गया, तो यहाँ पे इसको सी दे दिया अपन ने। बात करते हैं डिवाइन, वाइन, सिंगल, डिवाइन, तो ये भी सेट नहीं हो रहा है, ये अलग है। आइन, आइन आ रहा है ना, तो इसको डी दे दिया अपन। अगर सिमिलर नहीं आ रहा प्रीवियस से, तो वो सेम ना देके नेक्स्ट अल्फाबेट देंगे। सिमिलर नहीं है, जैसे ये ए है, ये सिमिलर आए तो ए दे दिया। अगर ये ए आता है, ये सिमिलर नहीं आया तो बी दिया। फिर ये सिमिलर आया तो पहले वाले का जैसा था वैसा दे दिया। ये सिमिलर आए तो इसके सिमिलर है तो बी बी दे दिया। लेकिन ये सिमिलर नहीं आ रहा है किसी के भी, तो सी दे दिया। अब ये भी सिमिलर नहीं है किसी के साउंड, ये वाला लास्ट वर्ड का, तो डी दे दिया इसको। अब ध्यान देना, मिंगल, सिंगल, मिंगल, अल, अल आ रहा है ना, तो इसको सी दे दिया। थाइन, आइन, डिवाइन, आइन, डिवाइन, थाइन, सेम आ रहा है, डी। तो राइम स्कीम क्या बनी इसकी, इसको ऐसे के ऐसे लिख दो, ए बी, ए बी, सी, डी, स्मॉल लेटर में लिखना है ना, स्मॉल लेटर में ही आता है, स्मॉल लेटर में लिखना है, ए बी सी डी, और फिर क्या है सी डी। कितनी लाइन है, दो और दो चार, दो छः और दो आठ, ये लो। अब इस पोइम को कंप्लीट पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, लास्ट वर्ड देखा, लास्ट वर्ड का साउंड देखा, और साउंड के अकॉर्डिंग क्या अल्फाबेट स्मॉल लेटर में लिखते गए। अगर सिमिलर है तो वैसा का वैसा अल्फाबेट दे दिया उसको, अगर डिफरेंट आ रहा है तो उससे नेक्स्ट वाला अल्फाबेट वहां पे लिख दिया, और अंत में उस राइम स्कीम को एक जगह लिख देते हैं, वो ही क्या है आपका राइम स्कीम है। अब ऑप्शन में देख लो कौन सा है, ये देखो ए बी है, तो ये ए बी सी है, ऑप्शन कट गया। ये ए बी सी डी है, ये देखो ए बी, फिर ए बी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, सी डी, ऐसे, ये ऑप्शन मान लो, ये ए बी सी डी, सी डी, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ए बी ये है ही नहीं, इस तरीके से आपको ऑप्शन में वहां पे आएगा। ये मैंने ऑप्शन थोड़ा गलत लिख दिया था वाइल राइटिंग दिस वन, बट इस तरीके से आपको देखना है, और पूरा का पूरा पोइम पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। अगर पढ़ना चाहो तो देख लो, द फाउंटेन्स मिंगल्स विद द रिवर। फाउंटेन्स क्या है, मिंगल करते हैं रिवर के साथ, नदी के साथ।
मिंगल करते हैं। एंड द रिवर्स विद द ओशियन, रिवर किसके साथ? महासागरों के साथ मिंगल करती है। द विंड्स ऑफ द हेवन मिक्स फॉरएवर, जो स्वर्ग की जो आंधियां है वो हर कहीं क्या है, हमेशा सदा के लिए मिक्स हैं। विद द स्वीट इमोशन, जो कि मिठास भरे भावनाओं के साथ। नथिंग इन द वर्ल्ड इज सिंगल, कोई भी इस संसार में अकेला नहीं होता। इस संसार में कोई भी क्या, कुछ भी, इवन रिवर, यहाँ बात हो रही है, और कवि तो कुछ भी करता है, किसी को भी पर्सोनिफाई कर देता है, मानव वाले गुण लेके आ जाता है। तो कवि की तो क्या ही कहना, बोला है ना, फाउंटेन्स मिंगल्स विद द रिवर एंड द रिवर्स विद द ओशियन। और रिवर्स किसके साथ? जो नदी, फाउंटेन्स यानी जो फंवारे होते हैं, वो नदियों के साथ, ठीक है, मिंगल करते हैं। एंड द रिवर्स विद द ओशियन, रिवर्स किसके साथ? नदियाँ महासागरों के साथ। द विंड्स ऑफ द हेवन, जो स्वर्ग है उसकी जो आंधियां हैं वो मिक्स हैं, घुलित होती हैं सदा के लिए। विद द स्वीट इमोशन, जो मिठास भरी जो इमोशंस हैं उनके साथ। नथिंग इन इन द वर्ल्ड इज सिंगल, कुछ भी, कोई भी, कुछ भी वो सिंगल नहीं होता इस संसार में। ऑल थिंग्स बाय अ लॉ डिवाइन, यानी कि बाय लॉ क्या है? डिवाइन है। एक डिवाइन का मतलब है अपने आप में, मतलब बोल सकते हैं, डिवाइन का मतलब होली, धार्मिक। इन द, मतलब इन वन अनदर बीइंग मिंगल, और जो कि एक अपने दूसरे से क्या है, वो मिंगल हो रहा है। व्हाई नॉट आई, मैं क्यों नहीं, इस तरीके से। तो ये कवि की कल्पनाएँ हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो ये पोएम कंप्लीट आपको पढ़ने की ज़रूरत थी नहीं, लास्ट वर्ड देखना था राइम स्कीम में और आपको आंसर टिक करना है। तो देखिए दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वापस प्रीवियस जो वीडियो है और ये वाला वीडियो है, एक बार रिवर्स करके ज़रूर देखना, रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लेवल 2 में आता है। लेवल 2 वाला जो पार्ट है, उसके अंदर क्या आता है, आपके फिगर ऑफ स्पीच आता है, जिसमें मैंने आपको करवा दिया सिमिली है, सिमिली मेटाफर है, ठीक है? मेटाफर के बाद में पर्सोनिफिकेशन है, एजोनेंस है, एलिट्रेशन है, और आपका ये आपका और राइम है। ये मैंने आपको करवा दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होंगे वो अलग टॉपिक के ऊपर लेके आएँगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।